हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आपको पता ही होगा कि हमारे चैनल पर CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के प्रिपरेशन के लिए 500 प्रश्नों की जो सीरीज स्टार्ट हुई है उसका आज हमारा 7वां क्लास है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसके पहले के भी क्लासेस आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिससे आप लोगों को क्लासेस समझ में आए। और ये जो क्लासेस हैं फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट तीनों ट्रेडों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित ये जो क्लासेस हैं, यानी आप लोगों को कैसे प्रश्न CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम में आते हैं आप लोगों को पता चलेगा इस सीरीज़ में। ठीक है, और यह सीरीज़ अगर आप लोग देख लेते हैं तो आप लोगों को आपके मनपसंद कॉलेज मिल सकता है, जिससे आप लोग अपने मनपसंद कॉलेज में अपना एडमिशन ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। हमारा क्लास का आज 91 क्वेश्चन चल रहा है। इसके पहले हमने 90 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसके पहले की क्लास आप लोग ज़रूर देखिए। आइए बढ़ते हैं, क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से धातुओं का कौन सा गुण ऊष्मा उपचार से प्रभावित होता है? तो ऊष्मा उपचार मतलब होता है हीट ट्रीटमेंट, यानी धातुओं को उनके गुणों का विकास करने के लिए हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं। तो यह जो कठोरता होता है, कठोरता क्या होता है? धातु का गुण है, यह कटने और घिसने का विरोध करता है। तन्यता, धातुओं को हम लोग तार के रूप में खींच सकते हैं। सामर्थ्य, यानी सामर्थ्य का मतलब होता है वह कितना अधिक लोड सहन कर सकती है। यानी ये सभी गुण क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। हीट ट्रीटमेंट से ये सभी गुण प्रभावित होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से क्या सोल्डरिंग फ्लक्स का एक कार्य है? जो फ्लक्स होता है वो हम लोग सोल्डरिंग करते समय यूज करते हैं। यह क्षरण को रोकता है, यह क्षरण को भी रोकता है और सोल्डर की जाने वाली सतह को ऑक्सीडाइड को हटाता है। यानी जो हम सोल्डर करते हैं तो ऑक्सीडाइजेशन होता है, तो हमारी सतह जल्दी ठंडी हो जाती है और उस पर पपड़ी पड़ जाती है। जो शोल्डर पर क्या पड़ जाती है? पपड़ी पड़ जाती है, तो हमारा शोल्डर कमज़ोर हो जाता है। इसलिए यह क्या करता है? ऑक्सीडेशन को भी रोकता है। यह तीसरा क्या है? यह गीली सतह को बढ़ावा देता है, यानी जो गीली सतह होती है उसको भी क्या करेगा? ये बढ़ावा देगा। इस प्रकार हमारा चारों सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से शोल्डर का प्रकार नहीं है। तो शोल्डर हमारा सॉफ्ट शोल्डर भी होता है, हार्ड शोल्डर भी होता है, हमारा भंगुर शोल्डर नहीं होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा शोल्डर का प्रकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संक्रिया लेथ मशीन पर की जाती है? तो लेथ मशीन जो होती है आपको पता ही होगा, ये सभी मशीनों की जननी होती है। इस पर हम लोग ड्रिलिंग भी कर सकते हैं, नर्लिंग भी कर सकते हैं, टेपर टर्निंग भी कर सकते हैं। ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग, टर्निंग सब कुछ इस पर किया जा सकता है, क्योंकि यह सभी मशीनों की जननी है। यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस पर सभी कार्य हम लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेथ मशीन पर ड्रिलिंग करते समय ड्रिल को बांधते हैं। तो हम लोग ड्रिल को कहाँ बांधेंगे? टेल स्टॉक में। और जो हमारा जाब होता है उसको हम लोग हेड स्टॉक में बांधते हैं। ध्यान दीजिए, ड्रिल, चाहे ड्रिल बिट हो गया, चाहे टैप हो गया, चाहे रीमर, जो कुछ भी टूल होते हैं, बोरिंग टूल, काउंटर सिंकिंग टूल, सब हम कहाँ बांधेंगे? टेल स्टॉक में बांधेंगे। ठीक है। और हेड स्टॉक में हमारा जो चक फिट होते हैं, 4 जा चक, 3 जा चक, उसमें हमारे क्या बांधते हैं? अपने जाब को बांधते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस टूल की पहचान करिए। तो ये जो टूल है इलेक्ट्रोड होल्डर है, यानी जब हम वेल्डिंग क्रिया करते हैं इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए हम लोग इसी का यूज करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी गैस स्वयं नहीं जलती लेकिन दहन में सहायक है? जो ऑक्सीजन होता है हमारा दहन में क्या होता है? सहायक होता है। आपको पता ही होगा आग लगने के लिए ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उसमें हमारा ऑक्सीजन क्या होता है? सहायक होता है आग लगने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है चित्र में दर्शाए गए मशीन की पहचान करिए।
तो यह मशीन आप लोगों को कुछ लेथ मशीन की तरह ही दिख रही होगी, क्योंकि यह लेथ मशीन का ही रूप है। इसको हम लोग CNC लेथ मशीन बोलेंगे, ठीक है। अगला बोला है आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच का अंतर है। तो आकार की अधिकतम सीमा यानी हमारा कोई जाब अगर 50 mm का है, उस पर हम लोग टॉलरेंस देते हैं, क्या देते हैं, छूट देते हैं। हम लोग क्या देंगे, छूट देते हैं। यानी हम इस जाब को 0.5 mm प्लस में, यानी प्लस माइनस 0.5 mm प्लस बना सकते हैं और 0.5 mm माइनस में बना सकते हैं। यानी हम इस जाब को 50.05 यानी ऐड कर देंगे, इतना हम भाई हमारी हाई लिमिट हो जाएगी। कौन सी लिमिट, हाई लिमिट। और इसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं 49.5 हमारा, यह कौन सी लिमिट, लो लिमिट हो जाएगी। यह कौन सी, लो लिमिट। तो बोल रहा है आकार की अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा के बीच का अंतर। अब इन दोनों को अगर हम घटा देते हैं तो हमारा आ जाएगा 0, ये घट जाएगा 1 आ जाएगा। यानी एक हमारा क्या आ गया, जो हमारा एक निकल कर आ रहा है, ये हमारा टॉलरेंस हो गया। यानी आकार की अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को हम लोग क्या बोलेंगे, टॉलरेंस बोलेंगे, ठीक है। ये हमारी अधिकतम सीमा हो गई, ये हमारी न्यूनतम सीमा हो गई, और ये हमारी जाब की साइज़ थी, बेसिक साइज़। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छी प्रकार से। हमारा उद्देश्य यह है कि हम हर एक क्वेश्चन पे जितने भी संभवतः क्वेश्चन बनते हैं हम कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में कोई ऐसा क्वेश्चन न आए जिससे आप लोगों को ये लगे कि हमने कभी का पढ़ा नहीं है। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन रिविट का एक प्रकार है। जो रिविट होता है वह अर्ध अस्थायी फास्टनर होता है। आपको हम पहले ही बताए थे, जो वेल्डिंग होता है वो अस्थायी वाला होता है, जो वेल्डिंग हो गया अस्थायी हो गया, और रिविट और सोल्डरिंग अर्ध अस्थायी, और नट और बोल्ट अस्थायी होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो रिविट, दो पार्टों को जोड़ने के लिए हम लोग रिविट का यूज करते हैं। रिविट में हमारी स्नैप हेड रिविट होती है जो साधारण कार्यों के लिए यूज करते हैं। पैन हेड रिविट भारी कार्यों के लिए, भी ध्यान दीजिए, पैन हेड रिविट भारी कार्यों के लिए। कोनिकल हेड रिविट जो होती है ये हमारी हल्के कार्यों के लिए यूज होती है। यानी इस तीनों सही, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सभी रिविट के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा गेज प्रयोग करने का एक फायदा है। गेज प्रयोग करने से समय की भी बचत होती है, उत्पादन में भी वृद्धि होती है। यानी ऑप्शन नंबर सी, समय और बचत और उत्पादन दोनों में क्या होती है, बचत होती है, ठीक है। उत्पादन में भी वृद्धि होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। और कभी कभी एग्जाम में अगर आपको पूछ दे गेज हमारा कैसा टूल है, मार्किंग टूल है या चेकिंग टूल है या मेजरिंग टूल है, आप लोग हमेशा बताएंगे कि ये हमारा चेकिंग टूल है। यह जाब को केवल क्या करता है, चेक करता है कि हमारा जाब सही साइज में आया है या नहीं, ये कभी मेजर नहीं करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है बेलनाकार कार्यखंड के जांच के लिए प्लेन रिंग गेज प्रयोग किया जाता है। तो जो बेलनाकार कार्यखंड के लिए जो हमारा प्लेन रिंग गेज होगा वह क्या चेक करेगा, बाह्य व्यास। जो हमारा राड होगा, अगर हमारा कोई राड है इसके बाह्य व्यास को चेक करने के लिए हम लोग, हमारा रिंग गेज जो आता है कुछ इस प्रकार हमारा रिंग गेज होता है, इस पर नर्लिंग की गई रहती है। इसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे बाहरी व्यास को। अगर थ्रेड रिंग गेज होगा तो बाहरी थ्रेड को चेक करेगा। अगर यही प्लग गेज की बात करेगा तो यह आंतरिक डाया चेक करता है। यहाँ पे आंतरिक व्यास का बात हुआ, यहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे, प्लग गेज का यूज करेंगे, ये भी ध्यान दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वाशर का एक प्रकार है। तो वाशर का यूज क्या होता है ये भी जान जाइए आप लोग। जब हम नट और बोल्ट के द्वारा किसी पार्ट को जोड़ते हैं तो वह दबाव के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए हम लोग वाशर का यूज करते हैं। और लॉकिंग को भी अच्छी प्रकार दबाने के लिए हम लोग वाशर का यूज करते हैं। तो हमारा स्प्रिंग वाशर होता है, टैब वाशर होता है, फाइबर वाशर होता है, यानी सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हम लोग। पूछा है यह कौन सा नट है, तो ये आप लोगों को हम बता दें, ये हमारा कौन सा नट है, कैसल नट है। ठीक है, नट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या हमारा है, लास्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन का संवेदी हिस्सा है जो माप के लिए आवश्यक विभिन्न मापदंडों के संवेदन के लिए जिम्मेदार होता है। यह क्वेश्चन बहुत कम ही आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। इस प्रकार हमारा डेली का जो टारगेट है 15 क्वेश्चन का, और 15 क्वेश्चन से आप लोगों को डेली का 100 क्वेश्चन तैयार करवाने का जो टारगेट है उसको लेकर हम चल रहे हैं। ये हमारा क्लास पूरा होता है। आप लोगों को मनपसंद अगर CITS कॉलेज चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम आप लोगों को ITI CITS से रिलेटेड जितने भी अपडेट होगी हम आप लोगों को देते रहेंगे, और समय समय पर जो हमें पढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को हम ज़रूर बताएंगे, क्योंकि हमने CITS किया है और आप लोगों को जो भी बताएंगे सही बताएंगे। तो इस प्रकार अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।